नमस्कार, मैं रविश कुमार। भारत में बेरोजगारों की ना तो संख्या किसी को मालूम है एग्जैक्ट, और ना ही उनके जीवन के भीतर की कहानी। हमारे लिए बेरोजगार हमेशा नाकाबिल नौजवान होता है जो मौके की तलाश में एक ही शहर और एक ही कमरे में कई साल तक पड़ा रहता है। कई बार तो लोग इसलिए भी उसे बेकार कहते हैं कि वह सरकारी नौकरी की तलाश कर रहा है। सरकार चलाने के लिए नेता मारामारी करता रहता है, लेकिन जब कोई नौजवान उसी सरकार में अपने लिए संभावना की मांग करता है तो उसे फालतू समझा जाने लगता है। आप या हम हर शहर में बेरोजगारों की रैली देखते हैं, नजरें घुमा लेते हैं। वे हफ्तों से धरनों पर बैठे रहते हैं, उनकी परवाह कोई नहीं करता। आज हम आपको एक ऐसे ही धरने के भीतर ले जाना चाहते हैं ताकि आप देख सकें, और खुद हम भी, जब किसी के पास कुछ नहीं होता है तब भी वो किस इरादे से 123 दिनों तक धरने पर बैठा रह जाता है। इस उम्मीद में कि किसी अखबार के कोने में खबर छप जाएगी, इस उम्मीद में कि मुख्यमंत्री से मुलाकात का वक्त मिल जाएगा, इस उम्मीद में कि उनके धरने के असर में सरकार कार्रवाई कर लेगी। हमने इन्हीं लड़कों से कहा कि आप अपनी दिनचर्या शूट करके खुद भेजें। हम चाहते थे कि इस दौरान, इस प्रक्रिया में नौजवान अपने कैमरों से, मोबाइल के कैमरों से अपनी जिंदगी को बाहर से देखें और समझें कि जिस व्यवस्था में उन्हें जाना है, वहां जो उनसे पहले पहुंचे हैं, वो अगर इस तरह से अपनी ही पुरानी जिंदगी को देखते तो हम एक ईमानदार व्यवस्था में जी रहे होते। पर आप देखिए, जब एक बेरोजगार अपनी कहानी बताना चाहे तो वो कैसे बताएगा। स्क्रिप्ट जरूर हमारी है, मगर वो बनी है उन्हीं की तस्वीरों के हिसाब से और उनसे पूछकर। पटना का कुर्जी अस्पताल इलाका, ये विनोद मेहता लॉज है। इसके एक कमरे में आशीष की सुबह होती है। 2000 रुपए के इस कमरे में आशीष जब मच्छरदानी से निकलता है तो पहला काम दरवाजे पर पड़ा अखबार समेटना होता है। दुनिया को इस कमरे की कोई खबर नहीं है, मगर इस कमरे में ये दो नौजवान दुनिया की खबर बांच रहे हैं। 20 कमरों के इस विनोद मेहता लॉज में सार्वजनिक रूप से दांत साफ करने और स्नान करने का अभ्यास निरंतर जारी है। राजधानी पटना का यह बेरोजगार दोनों हाथ में कुकर लेकर जब नल की तरफ बढ़ता है तो वहीं पास में कोई और नहा रहा होता है। एक कुकर में चावल और एक कुकर में दाल की धुलाई होती है। यहीं पर कोई शौच के लिए गया है, कोई नहा रहा है। ऐसी जगहों में भी सफाई एक संभावना की तरह है, जहां गंदगी दिखेगी मगर दाल और चावल के साफ होने की संभावना भी दिख जाएगी। कमरे में आशीष का दोस्त आलू छिल रहा है। सब्जी काटने के बाद 2 आंच वाले चूल्हे पर कुकर चढ़ा देता है। छोटा सिलेंडर है। जब तक खाना पकता है तब तक ये दोनों अपने बिस्तर पर बैठकर पढ़ाई करने लग जाते हैं। बिहारी छात्रों की इस खूबी का जवाब नहीं, वे पढ़ाई जरूर करते हैं, भले ही उस पढ़ाई से कुछ ना मिले। मगर खाने का पर्याप्त इंतजाम हो सके, इसके लिए नवादा से पटना आया आशीष ट्यूशन पढ़ाने निकलता है। वो यहाँ आ गया है ट्यूशन के लिए, एक छोटी सी बच्ची को पढ़ा रहा है। पानी पीने के लिए बहुत ज़रूरी है। ट्यूशन पढ़ा करके अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। बहुत टाइम हो गया डिप्लोमा पास किए हुए। जॉब का कोई जुगाड़ नहीं है। जॉब करना चाहते हैं, घर की स्थिति सुधारना चाहते हैं, बट उसका कोई नहीं है। हमने काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स दिए जो 2 सीट 3 सीट पे होती थी। मैं बिहार का हूँ, बिहार में कोई वैकेंसी नहीं आती है और 2 साल 3 साल से हम तैयारी कर रहे हैं और यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। सरकार को कुछ समझ नहीं आता, हम अपना कैसे करें, अपने परिवार को कैसे समझाएं। घर वाले पूरी तरह से टूट चुके हैं। ना ही घर में कुछ ज़मीन है, ना ही कुछ संपत्ति है कि हम अपना जुगाड़ गुजारा कर सकें। हम पटना में रहते हैं, बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। हम लोग को खुद से पढ़ना, पढ़ाना, खाना बनाना खुद से बहुत मुश्किल हो रहा है। इसके बाद आशीष निकलता है उस धरने की तरफ जहां उसके साथी 123 दिनों से जमे हैं। दोपहर 2 बजे से यहां आशीष की ड्यूटी होती है। उसे शाम तक यहां रुकना होता है। 5 बजे धरना खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं है कि धरना पूरी तरह से खत्म हो गया और सब अपने अपने घर लौट गए। किसे क्या करना है, इसका पूरा एक रूटीन यहाँ टंगा है, जैसे ये पढ़ाई का रूटीन टांगते हैं। यहाँ पर पूरा कैलेंडर आपको दिख रहा है। सुबह 6 बजे जागना है,
6 से 8 बजे के बीच नित्य क्रिया से फ्री हो जाना है। 8 से 9:30 बजे के बीच खाना बनाना है। 10 बजे से धरने का आरंभ होना है। दोपहर 3 से 5 टेस्ट सीरीज शुरू होती है। 5 से 6:30 के बीच घूमना फिरना और सब्जी लाने की ड्यूटी है। 6:30 से लेकर 9 बजे तक पढ़ाई भी करनी है। 9 से 10:30 खाना बनाना है और रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक सोना है। हमारे पास दिन और रात की तस्वीरें हैं, मगर आप देख सकते हैं कि दिन भर जिंदाबाद और मुर्दाबाद करने वाले नौजवान यहाँ एकजुट होकर किसी परीक्षा की तैयारी के लिए पढ़ाई भी कर रहे हैं। उन्हें पता है कि जीवन का एक एक पल कीमती है। शाम की पढ़ाई के बाद कुछ लोग धरना स्थल पर रुक जाते हैं। यहाँ पर रुकने वाले अपना खाना भी खुद बनाते हैं, फिर एक साथ बैठकर पढ़ाई करते हैं। रात की पढ़ाई खत्म हो जाती है तो पात में बैठकर खाना खाते हैं। इस बीच आशीष अपने घर जा चुका होता है। वो पहले सब्जी खरीदता है। उसका कहना है कि 7 बजे के बाद पटना में सब्जी सस्ती हो जाती है, इसलिए यही वक्त ठीक रहता है। फिर जैसे दिन शुरू किया था उसी तरह शाम खत्म होती है। आशीष कढ़ाई, कुकर और बर्तन धोकर कमरे में लौटता है। तब तक उसका एक दोस्त एक बार और के लिए आलू छिल रहा होता है। आशीष आटा गूंथता है और रोटी बनाता है। एक आंच पर दोस्त रोटी बना रहा है और आशीष सब्जी बना रहा है। वही दिक्कत है, हम लोग का वैकेंसी आ नहीं रहा है। तो पार्टनर है मेरा। उसके बाद दोनों एक ही थाली में बैठकर खाते हैं। धोने का काम भी तो है, मगर उसके लिए वक्त कहाँ है। और इस तरह से इनका दिन खत्म होता है। इस धरने का नेतृत्व अनुभव राज कर रहा है। 2012 में ही डिप्लोमा कर लिया था छपरा के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से। अनुभव का कहना है कि बिहार में नौकरियां अब कम निकलती हैं। बिहार सरकार ने ग्रामीण विकास में 290 पदों के लिए विज्ञापन निकाला तो उसके लिए योग्यता बीटेक कर दी, जबकि ये नौकरी संविदा की थी, कॉन्ट्रैक्ट की थी, परमानेंट नहीं थी। अनुभव ने इस सवाल को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया कि डिप्लोमा वाले कहां जाएंगे। अनुभव राज किसान परिवार से आता है। बड़े भाई का व्यवसाय है तो परिवार चल जाता है। उसकी भी शादी हो गई है, मगर भाई के सहयोग से घर चल रहा है। 2007 के बाद 4 वर्ष बाद 2011 में बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2030 पदों के लिए विज्ञापन निकाली गई, जिसकी नियुक्ति प्रक्रिया आज भी लंबित है। 2011 के बाद सभी भी अभियंत्रण विभागों में लगभग करीब 6600 वैकेंसी रिक्त है। उसके लिए एक बार भी रोजगार की अवसर नहीं दिया गया, जबकि 11 के बाद 7 सेशन पास करके बिहार के गवर्नमेंट कॉलेजों से बच्चा बैठे हैं। रोजगार की अवसर बिहार में नहीं है। लगभग 50,000 बेरोजगार स्टूडेंट बिहार में रोजगार के इंतजार में हर रोज तैयारी कर रहे हैं। कोचिंग क्लास, ट्यूशन कर रहे हैं, क्यूज कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पर आज भी सरकार इस पर कोई पहल नहीं किया। अचानक से सरकार 2015 में पुरानी लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयन पद्धति को बदलकर अंक आधारित नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी। इस धरने में लड़कियां भी हिस्सा ले रही थीं, मगर आसपास शौचालय की कोई सुविधा नहीं थी, इसलिए धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती गई। कुर्जी इलाके में ही यह कच्चा सा मकान है। यहाँ छत से लेकर सीढ़ी तक हर हिस्से में छात्र एक साथ बैठकर तैयारी कर रहे हैं। इस खुली छत का भी किराया देना होता है। यहाँ पर छात्र 1 से 1.5 घंटे के लिए यहाँ आते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं, तैयारी करते हैं। इसलिए एक एक जगह का उपयोग है। एक छत पर दिन भर में 2-2 बैच में छात्रों का समूह आता है, तैयारी करता है। किराया 1 से 1.5 हजार है। उस परीक्षा की तैयारी जो कभी होती नहीं है, होती है तो पूरी नहीं होती है। इस घर को आप ठीक से देखिए, किस तरह जिसे जहां जगह मिली है पढ़ाई कर रहा है। हर तरफ परीक्षा की तैयारी कर रहे इन नौजवानों को देखकर सिर्फ नेताओं का ही पत्थर दिल नहीं पिघलता है, बाकी जनता को तो वैसे भी किसी से मतलब नहीं है। बेरोजगार के लिए रोजगार नहीं, मगर बेरोजगारों से कितनों का रोजगार चलता है। इनके बीच नौकरी ही एक लक्ष्य है।
जब से धरना स्थल को शिफ्ट कर दिया गया है गांधी मैदान से गर्दनी बाग में, तब से लड़कियों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। इस वजह से हम लोग वहाँ पे पर डे नहीं जा पा रहे। जिस दिन कोई इवेंट्स होता है उसी दिन हम लोग जा पाते हैं। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार पुलिस जो लाठी डंडा चलाते हैं वो लोग का एग्जाम लिखित परीक्षा द्वारा लिया जा रहा है, और हम लोग निर्माण करने वाले स्टूडेंट हैं तो हम लोग को अंक आधारित दिया जा रहा है। इनके पास हिंदू मुसलमान करने का वक्त नहीं। हर धर्म और जाति के लड़के यहाँ कंधा से कंधा मिलाकर तैयारी करते हैं। इन छात्रों ने 100 से भी ज्यादा छात्रों ने हमें शपथ पत्र भेजे हैं, जिनका कुछ हिस्सा हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। मैं रितेश कुमार रजक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं अपने जीवन में कभी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हिंदू मुस्लिम एवं राजनीतिक बहकावों जैसे फालतू मुद्दों पर बहस नहीं करूंगा और न ही कभी इसका साथ दूंगा। मैं जाकिर हुसैन कुरान की शपथ लेकर कहता हूं कि यह जो देश में हिंदू और मुस्लिम की बहस हो रही है, मैं कभी भी इसमें भाग नहीं लूंगा और ईमानदारी से देश को गौरवान्वित करने वाला काम करूंगा। मैं नरेश कुमार शाह पृथ्वी को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूं कि मैं आजीवन हिंदू मुस्लिम के किसी राजनीतिक पहलू पर भाग नहीं लूंगा और ना ही हिंदू मुस्लिम पर राजनीति करूंगा। मैं पप्पू कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं अपने जीवन में कभी भी हिंदू मुस्लिम से संबंधित कोई भी डिबेट नहीं करूंगा, किसी भी राजनेता के उग्रवादी प्रक्रिया में सहयोग नहीं करूंगा। मैं मोहम्मद नौशाद आलम ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि मैं अपने जीवन में कभी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हिंदू मुस्लिम गौ रक्षा एवं राजनीतिक बहकावे जैसे मुद्दों पर कभी भी उसका समर्थन नहीं करूंगा और आसपास में बढ़ रहे ऐसे मुद्दों का विरोध करूंगा। मेरे पिताजी गुजरात में एक कंपनी में काम करते हैं और मेरी माँ अस्थमा से पीड़ित है। फिर भी यहाँ रहने का खर्च संभालना मुश्किल हो चुका है। पिताजी कहते हैं कि अब मेरी 60 साल हो चुकी है, कंपनी वाले नहीं रख रहे हैं। अब 1 साल का वो कह रहे हैं कि 2018 में बेटा किसी तरह से नौकरी ले लो, उसके बाद हम खर्च नहीं उठा सकते हैं। सरकार की गलत नीति के कारण बिहार में आज 6 साल से पॉलिटेक्निक पास कर चुके हैं और रोजगार की कोई संभावना नहीं दिख रही है। जिनके पास नौकरी नहीं है वो कितने परेशान हैं आप नहीं समझ सकेंगे। वो जिनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं उनके सामने भी हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। सुशील मोदी को भी जाकर इन्होंने समझाया कि उनकी समस्या क्या है। विधानसभा में भी इनके सवालों को विपक्ष के नेता ने उठाया। 2011 में बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कनीय अभियंता सैनिक यांत्रिक के लिए 2030 पदों पर विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, जिसके लिए परीक्षा ली गई थी, लेकिन गड़बड़ियों के कारण उक्त परीक्षा को रद्द कर दिया गया। जल संसाधन विभाग के द्वारा इन रिक्तियों के विरुद्ध 1500 कनीय अभियंताओं की नियुक्ति संविदा के आधार पर की गई, जो उचित नहीं है। राज्य में तकनीकी कर्मियों की नियुक्ति के लिए बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग का गठन किया जा चुका है। इसके लिए हजारों बेरोजगार डिप्लोमाधारी 4 दिसंबर 2017 से धरना पर बैठे हैं। अतः मैं और उसके साथ साथ जो नियुक्ति की प्रक्रिया अपनाई गई है महोदय, उसमें प्राप्तांक सूचना सिर्फ सूचना पड़ी है जी। अतः मैं राज्य में कनीय अभियंताओं की नियुक्ति हेतु बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग द्वारा शीघ्र कराने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ। आंदोलन की एक एक तस्वीरें मोबाइल में जमा हो रही हैं, कुछ अखबारों में छपती हैं, बहुत कुछ यादों में रह जाती हैं। 123 दिनों के इस धरने से क्या नतीजा निकला आप गेस कर सकते हैं, मगर आप देखिए कि भारत का नौजवान, बिहार का नौजवान किस तरह नौकरी के लिए संघर्ष करता है। उसके पास इरादे के अलावा कुछ तो होता नहीं, मगर उसी के भरोसे वो कई साल तक तैयारी करता है। इसके आंदोलन और आंदोलन के बाद की तस्वीरों को देखकर आप कभी नहीं कह सकते कि ये लापरवाह या आवारा लड़के हैं। ये बहुत ही प्यारे लड़के हैं जो नारे भी लगाते हैं और वहीं पर परीक्षा की तैयारी भी करते हैं। हमारी नौकरी सीरीज से इन्हें उम्मीद जगी। इनके पास दिल्ली तक आने के लिए पैसे नहीं थे। अमन और प्रीतेश को चंदा कर दिल्ली भेजा गया कि हमसे आकर मिले। पटना से आए जूनियर इंजीनियर अपने संघर्षों की फाइल बनाकर लाए थे, ये जानते हुए भी कि न्यूज चैनलों को बेरोजगारों के सवाल से अब कोई मतलब नहीं रहा। अमन और प्रीतेश थैला भर कागज दिखाने के बाद उसी शाम पटना लौट गए। उनके पास दिल्ली में रुकने के लिए पैसे नहीं थे।
ये नियमावली एक पत्र के हिसाब से बना दिया गया। इन नौजवानों ने बिहार वर्सेस जूनियर इंजीनियर ने हमें सैकड़ों की संख्या में शपथ पत्र भेजे हैं, जिसका कुछ नमूना है। मैं बजरंगी कुमार खुले आसमान के नीचे सूर्य, आकाश तथा वायु को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि मैं कभी भी हिंदू मुस्लिम से संबंधित डिबेट में न कभी भाग लूंगा, न अपने सगे संबंधी को इसमें संलिप्त होने दूंगा। ये मैं क्यों करने के लिए कहता हूं? क्योंकि इसी में बहलाकर नेता सिर्फ बात कर रहा है, डिबेट कर रहा है, जनता का काम नहीं कर रहा। अगर इस देश में किसी की फोकट में ऐश है तो आपके नेताओं की है। सिर्फ बात करना है, यहां बोल देना है, वहां बोल देना है, फिर बकवास प्रवक्ताओं को भेजकर टीवी में डिबेट लड़ाना है, भेड़ लड़ाना है, ताकि आपका टाइम कट जाए और आप सुबह चौराहे पे घूमे तो लगे कि हाँ ये डिबेट हो रहा है देश में, और आपको पता ना चले कि काम नहीं हो रहा। और आपके ही बच्चे इस तरह से सड़कों पे दर-दर एक एक रोटी और एक एक नौकरी के लिए तरस रहे हैं। समझ जाइए, कभी ना कभी तो आपको ये बातें याद आएंगी। ये शपथ पत्र हैं, आकाशवाणी के लोगों के भी शपथ पत्र पहुंच गए हमारे पास, तो मैं सोचूंगा करने के लिए उनके बारे में। हमने प्राइम टाइम की नौकरी सीरीज में दिखाया था कि बिहार 13 नंबर में कि बिहार में पॉलिटेक्निक की परीक्षा 8 साल से पूरी नहीं हो सकी है। इन छात्रों ने आरटीआई से भी पता किया है कि बिहार में 9,227 वैकेंसी है। इसके बाद भी बेरोजगार सड़कों पर हैं और इन पदों पर ठेके पर बहाली हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट पर। 2011 में विज्ञापन निकला था, 2 बार परीक्षा रद्द हुई, उसके बाद तो विज्ञापन ही नहीं निकला। 2011 के बाद से पॉलिटेक्निक का 7 बैच निकल चुका है। नियमों का बहाना है, मगर क्या कोई नियम इतना बड़ा बहाना हो सकता है कि 7 साल तक बहाली ना हो? इनकी मांग बस इतनी है कि लिखित परीक्षा हो, ताकि जो प्रतिभाशाली हैं उन्हीं को मौका मिले। पैरवी और फर्जी डिग्री के सहारे कोई और नौकरी ना पा जाए। मगर ये सब तो 10 दिन में ठीक हो सकता था। क्या ये इतनी बड़ी समस्या थी कि 7 साल तक इन्हें नौकरी नहीं दी गई? अमन ने कहा कि हम एक वैकेंसी भी निकलती है तो हम चेन्नई तक चले जाते हैं। अब हमारी अगली कहानी यहां से है, छत्तीसगढ़ के कोरिया से। यहां कोयले के खदान में काम करने वाले मजदूरों के लिए स्कूल खोला गया। स्कूल का एक लंबा इतिहास है, आजादी से पहले से शुरू होता है। जाहिर है इसके लिए शिक्षक भी रखे गए। इन शिक्षकों की हालत इस इमारत की तरह हो गई है। वे अब राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की अनुमति मांग रहे हैं। ये शिक्षक अपनी सैलरी के लिए अदालत से लेकर अधिकारी के यहां 30 साल से चक्कर लगा रहे हैं। 1973 में जब कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो भारत सरकार की कोल माइंस अथॉरिटी लिमिटेड, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यहां पहले से चल रहे स्कूलों का मैनेजमेंट देखने लगी। यहां के 6 स्कूलों को राज्य सरकार से वेतन मिला और 6 को SECL नाम की कंपनी से। 1989 के बाद से SECL ने नियमित रूप से वेतन देना बंद कर दिया। शिक्षक अदालत की शरण में गए। जबलपुर हाईकोर्ट ने शिक्षकों के हक में फैसला दिया, 1 महीने के भीतर सारा पैसा दिया जाए। SECL ने कर्मचारी यूनियन से एक समझौता किया। शिक्षकों का आरोप है कि वो गलत समझौता था, धोखे से हुआ, इसलिए वे फिर से अदालत में गए। 1999 में कोर्ट ने फिर से इन शिक्षकों के हक में फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट से भी ये केस जीत गए, मगर उस संस्था के आगे आज भी हारे हुए खड़े नजर आते हैं। ये इतनी बार केस लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं और समझौता इनका टूट चुका है कि यहाँ विस्तार से बताना मुश्किल है। स्कूल की भी तस्वीर देखते चलिए आप कि भारत के नौजवानों की बर्बाद करने की यूनिवर्सिटी और स्कूल किस तरह से खोले गए हैं, और नेता टीवी पर आकर बकवास कर रहा है 24 घंटे। केस लड़ते लड़ते इनके 30 साल निकल गए। वकीलों को चंदा कर फीस देते देते जो पास में था वो भी इनके पास से चला गया। बहुत से शिक्षक और कर्मचारी इस दुनिया से चले गए। ये कहानी आप क्यों देख रहे हैं, मैं क्यों दिखा रहा हूं? एक बकवास बयान को छोड़कर हम सरकारों को लेकर कितनी मारामारी करते हैं कि मेरी सरकार बनेगी, मेरी सरकार बनेगी, मगर इन कहानियों के जरिए आपको एक चीज दिखेगी कि कैसे छोटे छोटे समूह में जनता सरकार के दायरे से बाहर कर दी जा रही है। जनता अपनी फाइलों को लेकर इधर उधर भटक रही है। कोर्ट के आदेश से भी अगर आपको आपका हक नहीं मिलेगा तो फिर कहां जाएगा कोई? इन कहानियों के जरिए यही क्यों दिखता है कि जनता की अब जरूरत नहीं रही। नेताओं के पास इतने संसाधन हैं कि वो इस जनता के बीच से अपने लिए एक नई भीड़ बना लेते हैं और राज कर लेते हैं। जो भीड़ में नहीं होगा या जिसके पास समस्याओं की फाइलें होगी वो उसे उस भीड़ से बाहर कर दिया जाएगा, इस उम्मीद में कि कोई मीडिया वाला आएगा, उठाएगा, वो ताकते रह जाएंगे, क्योंकि नेता तो आगे बढ़ चुका है। उसके लिए हर चुनाव में एक नई भीड़ आती है। जैसे हर चुनाव में एक अभियान शुरू होता है कि जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं उन नौजवानों को चलो बेवकूफ बनाया जाए, तो एक नई भीड़ बनती है, पुरानी भीड़ को छोड़ दी जाती है। ये जानते हुए भी कि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से नहीं हुआ तब प्राइम टाइम में दिखा देने से क्या होगा। मगर वो शिक्षक हमसे लगातार लिख रहे थे, उनके बच्चे हमसे लगातार संपर्क कर रहे थे। कुछ लोग क्यों हमसे कहते हैं कि टीवी पर दिखा दीजिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। क्या वो अपने आप को फिर से देखना चाहते हैं, बार बार अपनी त्रासदी को देखना चाहते हैं?
तनख्वाह तो मिलता नहीं है, 1500-1600 रुपया मिलता है सर। परिवार चलाना कैसे चलेगा? जैसे आज खाए तो कल नहीं, कल खाए तो परसों नहीं। ये नौभा का कपड़ा पहन के ठीक से मांगते, पुराना पहनते, किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। बेटी मर गया वहीं दिल्ली में, देखने के लिए जा नहीं पाए कि कम से कम जाकर के मरा हुआ मुँह देखे कि नहीं हो पाए। ये तो हाल है। मैं सन 81 से यहाँ ड्यूटी कर रही हूँ, पर पेमेंट का हमको कुल 5% पेमेंट मिल रहा है और मेरे दोनों घुटना खराब हो गए हैं जिनका मैं इलाज नहीं करा पा रही हूँ। 3000 पेमेंट में मैं अपना घर का खर्च चलाऊँ कि मैं दवाई कराऊँ। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। पर मेरा फुल पेमेंट ना मिलने से मैं बहुत तकलीफ में जी रही हूँ। मुश्किल से मेरा घर का खर्च चलता है। क्वार्टर हमको दिया गया है, एक बार तो हमसे किराया भी मांगा गया, पर हम लोग लिख के दिए GM ऑफिस कि मैं किराया नहीं दे पाऊँगी, आपकी सोसाइटी में काम करती हूँ। बहुत बुरी हालत में मैं जी रही हूँ। मैं इलाज वगैरह सोच लूँगी कि मैं रात भर सो नहीं पाती हूँ। स्कूल ड्यूटी बड़ी मुश्किल से करती हूँ। प्रबंधन कोर्ट के आदेश को मानने के लिए बाध्य है। जिस तरह से कोर्ट का डिसीजन होगा, निर्णय होगा, उस तरह से प्रबंधन उस पर काम करेगा। अभी मामला जो है कोर्ट में लंबित है और जैसा डिसीजन और निर्णय आएगा उसी तरह से ACCL प्रबंधन उस पर कार्य करेगा। सोमेश पटेल हमारे सहयोगी इन शिक्षकों से बात कर रहे थे और कंपनी के प्रतिनिधि से भी। मोटा मोटी इन शिक्षकों का यही कहना है कि 2005 से कोल फील्ड ने सैलरी देनी बंद कर दी, क्योंकि उनके अनुसार कोर्ट का जो भी आदेश था वो टेम्पररी था, अस्थायी था। 1995 में इन्हें 3000 से 5000 के बीच सैलरी मिल रही थी। उसके बाद कुछ साल तक पूरी सैलरी मिली जो उस दौरान राज्य सरकार के शिक्षकों को मिलती थी। लेकिन 2005 से दोबारा से 3000 और 5000 रुपए वाली सैलरी मिलने लगी। 13 साल से 35 शिक्षक और कर्मचारी 3000 से 5000 की सैलरी पर अपना जीवन बिता रहे हैं। इनमें से 2 से 3 साल के बीच सभी रिटायर हो जाएंगे, नई भर्ती नहीं हो रही। शिक्षकों ने कहा कि 11 कर्मचारियों की मौत बगैर इलाज के हो गई क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। टीवी पे जो फर्जी डिबेट चलाया जा रहा है, मेरी बात मान लीजिए, वो जनता का गला घोंटने के लिए चलाया जाता है ताकि आपका ध्यान मर रही जनता पर न जाए और इधर ऐशबाजी बकवास प्रवक्ताओं के साथ जाए। हम भी करते हैं, हम भी कभी कभी करते हैं, लेकिन ये सच्चाई है, मॉडल है। आप बदल दीजिए, हम नहीं बदल सकते हैं। इस स्कूल में 550 छात्र पढ़ते हैं। अपनी ही सैलरी के लिए अदालतों में इतने मुकदमे लड़ने पड़ेंगे, वो भी 10-10, 20-20 साल, 30 साल। और फिर नाइंसाफी की इस कहानी में आपकी भी दिलचस्पी नहीं होगी तो क्या यह बात साबित नहीं होती है कि ये लोग तो हैं मगर आपके लिए भी अब जनता नहीं है, नागरिक नहीं है। हम कितने बड़े बड़े मुद्दे पर बहस करते हैं, जनता के अधिकार, नागरिक अधिकार पर, वो बहसें आखिर पहुंचती कहां हैं? भला हो हमारी राजनीति का जो इस वक्त कुत्ते बिल्ली के लेवल पर आ गई है, कम से कम राजनीति में भ्रम तो नहीं रहेगा। गोरखपुर चुनाव के वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले कहा था कि सांप छुछुंदर का मेल हो गया विपक्ष की एकता को। उनके बाद अमित शाह ने विपक्ष को एकजुट होते देखकर कहा कि मोदी की बाढ़ आई हुई है, उसे देखकर कुत्ते बिल्ली नेवला सब एक जगह हो गए हैं। लोकतंत्र में विपक्ष अब कुत्ता और बिल्ली हो गया है, तो कम से कम आपको पता कर लेना चाहिए कि आप जनता हैं भी या नहीं, या आप भी XX हो गए। क्या वो भी इन्हीं में से एक हो गई है जनता भी? सुनिए इनका बयान और ब्रेक लेते हैं। नेवला भी चढ़ जाता है, बिल्ली भी चढ़ जाती है, कुत्ता भी चढ़ जाता है, चीता भी चढ़ जाता है, शेर भी चढ़ जाता है, क्योंकि नीचे पानी का डर है, इसलिए सब एक ही वृक्ष पर इकट्ठा होते हैं। ये मोदी जी की जो बाढ़ आई है ना, बाढ़, इसके डर से सांप, नेवला, कुत्ता, बिल्ली सब इकट्ठा होकर चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। योगी सरकार ने सत्ता में आते ही अवैध बूचड़खाने बंद करने के कानून पर सख्ती से अमल किया। सीएम के फरमान पर सरकारी मशीनरी ने पशुओं से भरे ट्रकों के पहिए जाम कर दिए। गोरक्षकों ने खूब तांडव भी किया, जिसका असर अब सामने आ रहा है। लोगों के छुट्टे पशु अब हरे भरे खेतों में तांडव कर रहे हैं, जिससे किसानों की फसलों का नुकसान हो रहा है। कई किसानों का आरोप है कि 1 साल बाद जितने रुपए किसानों के कर्ज माफ किए गए थे, उससे ज्यादा फसलों को
कि ये पशु चर गए हैं। अजय सिंह की रिपोर्ट। जोगी सरकार साढ़ छुल्ले हुए, जोगी सरकार खात हो घूम के जनता के परास कर रहा हूँ, सब जनता मर रहे खेले में सरकार और एक दाना नहीं घरे में जाने पा रहा है। जोगी साढ़ चरत हो खात हो घूमत हो यह देश के बर्बाद कर रहा हूँ। रामचंद्र का ये दर्द यूं ही नहीं है। इस तरह से किसानों के खून पसीने से तैयार फसलों को बछड़े बड़े मजे से चर रहे हैं। ये खेत देवेंद्र नाथ चौबे का है। देवेंद्र का दूसरा खेत ऐसे जानवर फसल तैयार होने से पहले ही चर गए। एक खेत से हकाए जाते हैं तो दूसरे खेत में तैयार फसल चौपट कर देते हैं। कोई भी जायदाद पैदा नहीं होने दे रहे हैं। और गेहूँ देखिए सर कि टोटल मेरा एकदम चर गए, इससे ऊपर नहीं है और एक दाना घर में नहीं गया है। यही समस्या है हम लोग का। बांस से तार से भी घेरने के बाद भी तोड़ फोड़ के अंदर जा रहे हैं और खा रहे हैं। सत्ता संभालते ही योगी सरकार ने गोवध बंदी पर सख्ती दिखाई थी, लिहाजा नए सीएम के फरमान पर सरकारी मशीनरी ने गाय बछड़ों के ट्रकों की आवाजाही रोक दी। गोरक्षकों ने भी खूब तांडव किया, जिसका खामियाजा अब दिखाई पड़ रहा है। किसान दिन भर खेतों में काम करते हैं और रात भर उनकी रखवाली करते हैं। एक करे बात चाहे वो कटा के खत्म हो जाए, और चाहे वो पाल के खत्म हो जाए, और चाहे जैसे होकर हम गोवंश को भगाने को लेकर किसानों में आपस में मारपीट हो रही है, जिससे सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। मुस्लिम खेतिहर और परेशान हैं, क्योंकि अगर कहीं उनके खेत में घुसे गोवंशों को गंभीर चोट लग गई तो मामला गंभीर हो सकता है। ये जब सरकार बनी वही टाइम से बवाल ज्यादा पैदा हो गया। मतलब छोटा पशु बहुत आ गया, बहुत ज्यादा हो गया। इतना में कम से कम देखबा तो 50-50 एक खेत में पड़ल घोड़ो तब कि घोड़ो तो पता लगबा भाई ज्यादा हुई नहीं। अच्छा, आप लोगों को मुसलमान होने के कारण ही परेशानी होती होगी? जी भाई, इसलिए कि अगर हम लोग कोई डंडा भी मारेंगे तभी उसमें इतराज पड़ेगा, इसलिए हम लोग क्या जरूरत है बोलने का, हाँक देते हैं भाई जा अपना। वो लोग भी हाँक दें, मार दें, बांध दें, छोड़ दें, उसके लिए कोई बोलने वाला कौन है भाई। इसलिए डर लगता है कहीं अगर चलाए डंडा कहीं घाव लग गया, चोट लग गया तो उसमें लफड़ा होगा, झगड़ा करेंगे लोग, तो ये भी सोचना पड़ता है। योगी सरकार ने 4 अप्रैल 2017 को पहली कैबिनेट मीटिंग में 86 लाख किसानों के 36,359 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया, लेकिन इससे जो फायदा हुआ था दूसरे फैसले ने उस पर पानी फेर दिया। हाँ, खुश हुए हैं, लेकिन ये जो बछवा जो छूटा है वो बछवा जो है जितना कर्ज माफ हुआ उससे अधिक जो है हम लोगों का जो है नुकसान है। तो इस कर्ज माफी करने से क्या फायदा है? और हम लोगों को न चना होता, न मटर होता, न आलू होता, न अरहर, कुछ भी, गेहूं भी का फसल भी एकदम खराब हो जाता ये बछवे से। ऐसा है कि वो अंधेरे का जो है फ़ायदा उठाते हैं, रात में जो है पिकअप से लाते हैं और पशु को कहीं रोड पर छोड़ के चले जाते हैं। तो क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो अपने तरफ से जो है अपने क्षेत्र में नहीं रखना चाहते हैं, अन्य क्षेत्रों में भेज देते हैं जहाँ की वहाँ की फसल न नुकसान हो, दूसरी जगह की पशु नुकसान। हमेशा से भाजपा के लिए गोवध का मुद्दा हिंदुत्व को कम आंच पर ज्यादा उबाल देता रहा है, लेकिन इस बार गोवध की सख्ती सरकार के गले में फांस बनती नजर आ रही है। हालांकि योगी सरकार ने हर गांव में एक गौशाला खोलने की बात कही है, लेकिन ये योजना कब तक और कैसे जमीन पर उतरती है, ये एक बड़ा सवाल है। और जब तक इस सवाल का जवाब जमीन पर नहीं उतरता, तब तक ये छुट्टा जानवर किसानों के लिए ऐसे ही मुसीबत का सबब बनते रहेंगे, क्योंकि उनके पांव कोई भी बाड़ा रोक नहीं पा रहा। वाराणसी से अनुज के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्री का दर्जा देने में काफी दरियादिल हैं। जनता के चुने विधायकों में से उन्होंने जितने मंत्री बनाए हैं उससे 3 गुना ज्यादा मंत्री का दर्जा प्राप्त है। हाल ही में बाबाओं को भी मंत्री का दर्जा दिया गया। राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त स्वामी नर्मदानंद पर आरोप है कि वो नेत्रहीन बनकर रियायती किराए पर रेलवे में सफर करते थे। स्वामी नर्मदानंद ने माना है कि यह बिल्कुल सही बात है, लेकिन नर्मदा परिक्रमा से आंखों की रोशनी लौट आई। अब क्या कहा जाए, जब किसी का टाइम ठीक चलता है तो राजनीति में कुछ भी चल जाता है। आपकी आंखें खराब हैं तो नर्मदा परिक्रमा कर लीजिए, आंखें भी ठीक हो जाएंगी और क्या पता आप राज्यमंत्री भी बन जाएं। लगता है भगवान लोगों ने भी टीवी देखना बंद कर दिया है। शिवराज सिंह चौहान के मिनिस्टर बाबा भी चमत्कारी से लगते हैं, जैसे स्वामी नर्मदानंद। 2014 से पहले बाबा ठीक से नहीं देख पाते थे। कहते हैं नर्मदा परिक्रमा से आंखों की रोशनी लौट आई। मेरे को जन्म से ही आंखों में दिक्कत थी, लेकिन भगवती की कृपा से 2014 में जब नंगे पांव परिक्रमा करी, उसके बाद मुझे काफी आनंद हुआ है। और माँ का हम किस प्रकार से धन्यवाद करें, क्योंकि वो जीवनदायिनी है, लेकिन वो मेरी दृष्टिदायिनी भी है। बाबा के बहानों पर सवाल इसलिए क्योंकि नेत्रहीनता के नाम पर उन्होंने रेलवे का पास बनवाया, रियायत में यात्रा की, जिसे वो खुद स्वीकारते हैं। मेरा 89 में नौसारी में जा करके डॉक्टरों ने जब चेकअप किया था तो वहाँ से लिख के दिया था रेलवे के पास के लिए। फिर तब से मेरा जब भी कहीं बाहर जाना होता, और ज़्यादा जाते कहाँ हम लोग हरिद्वार, और हरिद्वार जाते तो हम स्वयं का, तो जो बाकी लोग साथ में रहते उनका टिकट बनता था, हमारा भी हाफ टिकट बनता था। वैसे मंत्री बनाने में शिवराज काफ़ी उदार हैं। चुने हुए विधायकों में शिवराज समेत 32 मंत्री हैं, जबकि मंत्री का दर्जा हासिल करने वाले 3 गुना यानी 93, 35 को कैबिनेट, 58 को राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। आरोप कंप्यूटर बाबा पर भी हैं। बताया जा रहा है कि इंदौर की जिस पहाड़ी पर उन्होंने आश्रम बनाया हुआ है वो सरकारी जमीन है। कांग्रेस का आरोप है भ्रष्टाचार छिपाने सरकार कुर्सी बांट रही है। बीजेपी का कहना है खेल खराब होने से विपक्ष परेशान है। तो सरकार की परिक्रमा जितनी भी करनी हो कर ले, उससे हमें आपत्ति नहीं है, मगर इंसानियत के लिए कम से कम रूढ़िवाद और अंधविश्वास को न फैलाएं। देखिए फ्रॉडगिरी, चाहे वो बाबा हो या कोई नेता हो या नौकरशाह हो, अधिक दिनों तक चलने वाली नहीं है। क्योंकि उन्होंने रेलवे का पूरा उपयोग लिया ब्लाइंड होने के नाते, और अब चूंकि राज्य मंत्री का दर्जा उन्हें सरकार ने बख्शिश किया है, तो वे चाहते हैं कि उस अपराध से कैसे बचा जाए। कांग्रेस का चूंकि वो गेम प्लान बस्टेड हुआ है, तो यहाँ पे कांग्रेस डेड है, ना उनके पास नैतिक ताकत है ना राजनीतिक ताकत है। तो वो इसी प्रकार से छद्म हमारे ऊपर वार करने का प्रयास करती है, तो वो ध्वस्त हुआ है। तो स्वाभाविक है कि उनमें बेचैनी आएगी। जहाँ तक आपने जिन चार्जेस की बात कही है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उन चार्जेस का जांच करे, हमें किसी भी चार्ज से कोई आपत्ति नहीं है। वैसे इन बाबाओं को राज्य मंत्री का दर्जा दिए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में याचिका दाखिल हो गई है, जिस पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है। नर्मदा जी की परिक्रमा करके बाबा जी मंत्री बन गए। मंत्री बनते ही आंखों की रोशनी लौट आई। अब ऐसे चमत्कार अगर मुमकिन है तो फिर अस्पताल की ज़रूरत ही क्या, मरीजों में भी यही नुस्खा बांट देना चाहिए। जबलपुर से संजीव चौधरी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।